जय हिंद दोस्तों। मैं ज्योति नकपुरे लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों की एग्जाम पीएनएसटी 2024 की एग्जाम बहुत करीब है। अब आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी ऐसी उम्मीद है हमारी। अब आप लोगों के मन में बहुत डर सा लग रहा होगा, या ऐसे घबराहट या हिचकिचाहट जैसी बातें आ रही होगी, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा गया तो ठीक, नहीं गया तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे मन में बहुत बात आ रही होगी, और आनी भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो इंसान अच्छे से पढ़ता है, मेहनत करता है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ता है, तो उनके मन में एग्जाम के टाइम में घबराहट होती है। तो आप लोगों के भी मन में आनी चाहिए। अगर आप लोग ने 100% दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल घबराहट आएगी। तो ये सामान्य बातें कि घबराहट आ रही है, चलो ठीक है, तुम अच्छे लेवल पे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, अब केवल समय बहुत कम है, केवल केवल एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू में आप लोग चेक कीजिए अपने आप को। अगर आप लोग ने अपना 100% दिया है, तो बिल्कुल आपका एमसीक्यू अच्छा होगा और सही होगा, और सही दिशा में आप लोग जाओगे। फिर आप लोगों के मन में धीरे धीरे जो घबराहट हो रही है ना, वो धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। अगर आप लोगों ने पढ़ाई को 100% दिए हो, तो बिल्कुल अच्छा होगा आपके साथ। तो क्या बोलते हैं कि अगर जो शिक्षा, आप लोगों ने शिक्षा को समय दिया है या पढ़ाई को अपना 100% दिया है, तो शिक्षा भी आपको अपना समय बिल्कुल देगी। इसीलिए वो क्या बोलते हैं ना कि ऐसा बोला जाता है कि प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे। क्या बोलते हैं कि प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम तो बहुत खराब थे, हम किताब लेके आए थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024 की ओर। ये सिलेक्शन सीरीज आप लोगों की तैयारियों के लिए लाए। आप लोग इस सीरीज से जुड़िए। ये ऑनलाइन माध्यम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे है आज का एक क्वेश्चन, जिसका नाम है क्या कि गुणसूत्र जो मादा लिंग से संबंधित है। देखिए गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, ये गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, जेनेटिक्स के ऊपर। तो क्वेश्चन के पहले, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि जेनेटिक्स के बारे में। अनुवांशिकी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरी बिल्कुल पढ़ के रखी होगी, और थ्योरी पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता होगा कि जेनेटिक्स की खोज किसने की, अनुवांशिकी के पिता कौन है। तो ये छोटा मोटा जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोग करिए। तो बता दें कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमने कहाँ से उठाया है, ये अनुवांशिकी से उठाया है। यहाँ पे पूरे अनुवांशिकी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जेनेटिक्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र जो मादा लिंग से संबंधित नहीं है, क्या होगा, एक्स गुणसूत्र या एलोसोम या ऑटोसोम या फिर वाई गुणसूत्र। चलिए जल्दी से आप जुड़ जाइए लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आप लोग आंसर कीजिए जरा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखो पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पीएनएसटी की एग्जाम में। देखिए आंसर क्या होना चाहिए इसका कि गुणसूत्र जो मादा लिंग से संबंधित नहीं है। आप लोग सबसे पहले तो है और नहीं है पे ध्यान दीजिए। जब भी आपके सामने पेपर में क्वेश्चन रहे, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है आता है, वो लोग जल्दी जल्दी में है पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन की अहमियत केवल आप ही जान सकते हैं कि क्या होती है। तो देखिए नहीं है पूछा है, क्या नहीं है, गुणसूत्र नहीं है। तो देखो एक्स क्रोमोसोम तो हो सकता है, बिल्कुल एलोसोम भी हो सकता है, ऑटोसोम भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई क्रोमोसोम। अब देखिए एक्स क्रोमोसोम, हम क्रोमोसोम की बात करते हैं यानी कि गुणसूत्र की बात करते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज के बारे में बता दें हम कि गुणसूत्र की खोज ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, नाम वाल्डेयर ने दिया था। इतना तो आप सबको पता भी होगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अब आप लोग को पता है गुणसूत्र क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है ना। लिंग का निर्धारण मतलब एक से एक्स गुणसूत्र को हम क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे। फीमेल गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, और एक्स वाई होता है हमारे पास में क्या, मेल गुणसूत्र होता है। तो मेल और फीमेल गुणसूत्र। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम, तो गुणसूत्र मादा क्रोमोसोम है बिल्कुल लिंग में, तो ये क्या होंगे, ये तो बिल्कुल आंसर होगा ये एक्स क्रोमोसोम। एक्स किसको दर्शाता है, फीमेल को दर्शाता है। अब फिर हमारे पास में आता है एलोसोम। अब आप बोलोगे कि मैम
एलोसोम होता क्या है? तो आप लोगों को बता दूं, एलोसोम क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति में लिंग का निर्धारण करती है, लिंग निर्धारण की विधि होती है एलोसोम। जैसे कि लिंग को निर्धारण किसने किया? XX गुणसूत्र ने किया, XY गुणसूत्र ने किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिंग को निर्धारण करने की विधि भी क्या कहलाएगी? एलोसोम कहलाती है। अब देखिए ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, क्या 46 गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों को क्रमबद्ध रूप से बताने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑटोसोम की। जैसे कि 46 गुणसूत्र हमने कैसे काउंट किया? कहीं ना कहीं हमने ऑटोसोम का यूज किया होगा। ऑटोसोम का मतलब हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4। जैसे कि अपन ने बोलिए गुणसूत्र की जोड़ी यानी कि पेयर में कितने पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे क्या कि 23 जोड़ा पाया जाता है। और संख्या में कितना पाया जाता है? 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं, 46। तो ये 46 कहां से काउंट किए? हमने ऑटोसोम से काउंट किए। और ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 होती है ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या। तो ऑटोसोम क्या होगा? काउंट करने की क्रमबद्ध विधि। उसको किसको काउंट करने की? गुणसूत्र को काउंट करने की क्रमबद्ध विधि, उसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। अब देखिए वाई गुणसूत्र तो कोई होता ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। अगर वाई के साथ में, वाई की वैल्यू कब बढ़ेगी? वाई के साथ में एक्स गुणसूत्र लगा हो तब जाकर के वाई की वैल्यू बढ़ती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेल गुणसूत्र या फिर मेल क्रोमोसोम बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि ये मादा को यानी कि फीमेल लिंग को निर्धारित वाई गुणसूत्र नहीं करता। किसको करेगा? मेल को करेगा। तो नहीं पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? वाई क्रोमोसोम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक लिंग सहलग्न लक्षण कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ऑप्शन अपने पास कि अंधता, बहरापन या हीमोफीलिया या फिर रक्त अल्पता? बताइए जरा, आंसर कीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि एक लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न मतलब कि कहीं ना कहीं सहलग्नता से संबंधित होगा। और सहलग्नता से बहरापन तो हो नहीं सकता, तो हम ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा कि अंधापन, अंधापन भी नहीं हो सकता। और क्या होगा कि रक्त अल्पता, रक्त अल्पता को एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में रक्त अल्पता बोला जाता है। हाँ, तो आप लोग 2-3 लैंग्वेज को पढ़ के जाइए। इसका आंसर होगा क्या? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है। आप लोग जैसे कि पहचानते होंगे, थ्योरी तो पढ़ा होगा हीमोफीलिया की, वर्णांधता की, तो आप लोग पहचानते हो किसको? हीमोफीलिया को। कैसे पहचानते हो? कि हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाता है। रॉयल मतलब कि शाही बीमारी। शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी। पहली बीमारी थी जहां खोजी गई थी, कहां? महारानी विक्टोरिया में, इसलिए इसको शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि मैम ये शाही बीमारी होती कैसी है? तो बता दें कि शाही बीमारी कैसे होती है? अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट आ जाती है और लगातार ब्लड निकलते रहता है या फिर रक्त निकलता है, तो रक्त बंद नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमने की विधि क्या कहलाएगी हमारे पास में? हीमोफीलिया कहलाएगी। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, लगातार क्या होता है कि रक्त बहते रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त यानी कि शाही बीमारी कहते हैं। देखो अंधापन तो बिल्कुल नहीं होगा। अंधा मतलब कि जब हम आंख से नहीं देख पाते हैं। बहरापन मतलब कि कान से नहीं सुन पाते हैं। और एनीमिया, एनीमिया भी क्या होती है? अलग की बीमारी होती है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है कि ऑटोसोम पर पाए जाने वाले जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण कहलाते हैं। आंसर कीजिए, क्या लिंग सहलग्न कहलाएंगे, या लिंग सीमित कहलाएंगे, या लिंग प्रभावित कहलाएंगे, या अनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे? बताइए जरा आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अनुवांशिकी से, और बहुत अच्छा टॉपिक भी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर कर पाओगे आप। अब तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी, आंसर तो बिल्कुल ऐसे ही देखते ही बन जाएंगे आपसे, ऐसे क्वेश्चन है। देखिए ऑटोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षण क्या होंगे हमारे पास में? आनुवांशिक लक्षण। क्योंकि कहाँ है ऑटोसोम, और ऑटोसोम किससे संबंधित है? गुणसूत्र से संबंधित है। और गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र एक क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ कैसे? आप बोलोगे कि मैम आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है?
अनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को पहुंचाए, लक्षण को पहुंचाने वाला क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ। और ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? बार बार बता रही हूं मैं कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। ये हमारी कोशिका रही, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, तो केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ में भी क्या क्या? एक होगा हमारे पास क्या? डीएनए, और एक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर ही लगा होता है क्या? जीन लगे होते हैं। तो जीन्स भी कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कैसे होंगे? अनुवांशिक पदार्थ। अब आप बोलोगे यहाँ तो मैम डीएनए पाया जा रहा है, तो फिर बताइए, क्योंकि हम कभी भी जब से अपन पढ़ते आ रहे हैं तब से हम डीएनए और आरएनए को साथ में पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे कि डीएनए तो केंद्रक में पाया जा रहा है, तो आरएनए कहाँ उपस्थित होगा? तो आरएनए कोशिका में उपस्थित होता है, केंद्रक के बाहर होता है। ये यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डीएनए तो केंद्रक में उपस्थित होता है, ऐसा सोच करके आरएनए भी केंद्रक में उपस्थित होता है ऐसा लगा देते हैं, पर ये गलत है। आरएनए कहाँ? कोशिकाओं में पाया जाता है, न कि केंद्रक में। तो ये हो गया हमारा क्या? आरएनए। और आरएनए किसके साथ काम करता है? आरएनए राइबोसोम के साथ काम करता है। राइबोसोम, क्योंकि आरएनए क्यों करेगा? क्योंकि ये प्रोटीन का मैसेज को लाना ले जाना, कैसे वाले मैसेज? अनुवांशिक मैसेज, जो कहाँ से आए हुए हैं? केंद्रक से आते हैं। तो केंद्रक से आए हुए अनुवांशिक मैसेज को कहाँ तक के छोड़ेगा? कोशिकाओं तक के छोड़ेगा। तो ये किसके साथ मिलकर के काम करेगा? आरएनए ये राइबोसोम के साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है ना। कौन कौन से अनुवांशिक पदार्थ? डीएनए और गुणसूत्र। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स किस किस से संबंधित है? गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र, गुणसूत्र से ऑटोसोम संबंधित है। और ये गुणसूत्र क्या है? एक प्रकार का अनुवांशिक लक्षण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिक लक्षण। लिंग सहलग्न नहीं आएंगे, लिंग सहलग्न अलग चीज होती है, लिंग सीमित भी अलग चीज होती है। जब हम क्या होते हैं कि लिंग को या सेक्स को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास में? सीमित कहलाएगा। और फिर लिंग प्रभाविता, जहां लिंग से हमको ऐसा कुछ भी चीज का ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे क्या हो सकता है? नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर ये देखने को मिलते हैं तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा लिंग प्रभाविता। तो आंसर मिल गया आप लोगों को। क्या आएगा इसका आंसर? अनुवांशिक लक्षण। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन का कारण है। बताइए क्या कारण है जब जीन में उत्परिवर्तन होता है? तो हाँ, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन भी कहा जाता है ना। तो क्या होगा? जीन के आकार में परिवर्तन, या जीन के साथ जीन के स्थान में परिवर्तन, या गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, या फिर नाइट्रोजन क्षारकों में परिवर्तन? बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए, जब उत्परिवर्तन होता है वो भी किस में उत्परिवर्तन होगा? जीन में उत्परिवर्तन होगा। अभी जीन की लोकेशन आप लोगों को बताया मैंने कि जीन की लोकेशन कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। और केंद्रक भी कहाँ पे? जहां गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर कतारनुमा संरचना में जीन्स लगे होते हैं। और जीन्स की खोज किसने की थी? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या था ये? गुणसूत्र। गुणसूत्र पर क्या लगे रहेंगे? जीन्स। और ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ये गोला जो बनाई हूं ना, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक के ऊपर क्या लगे हुए हैं? केंद्रक के अंदर क्या लगे हैं? जीन लगे हुए हैं। और ये जीन क्या होंगे? जीन में क्या हो रहा है? उत्परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा? जब जीन में उत्परिवर्तन होता है या म्यूटेशन होता है, तो क्या जीन के आकार में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि जीन के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जीन की खोज कैसे हुई और किसने किया? जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कहाँ देखा था? गुणसूत्र के ऊपर देखा था। जब अब आप बताइए कि गुणसूत्र एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो जीन भी तो अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है ना। हाँ, तो क्या है कि जीन एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है। जब म्यूटेशन होगा जीन में, तो क्या होगा? आकार में परिवर्तन होगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास में? आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। स्थान में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीन अपनी जगह बना रहेगा। और गुणसूत्र की संरचना में क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि गुणसूत्र तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। किसमें परिवर्तन होगा? आकार में परिवर्तन होगा। और ये नाइट्रोजनिक क्षारक, ये तो अलग ही चीज होती है, नाइट्रोजनिक क्षारक। अच्छा हाँ, नाइट्रोजनिक क्षारक के
बारे में बता दें। नाइट्रोजनिक क्षारक क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, जिसको हम अगर हम दो रूप में देखने जाए ना, नाइट्रोजन प्यूरिन और पिरामिडिन भी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आप डीएनए की बात करते हैं तो उसमें होता है थाइमिन। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो ये थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा। यू मतलब कि AGCT। या फिर आरएनए की बात करेंगे तो AGCU। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास में? ये कहलाते हैं आनुवांशिक पदार्थ या नाइट्रोजनिक क्षारक, जो प्यूरिन और पिरामिडिन से मिल करके बने होते हैं। प्यूरिन पिरामिडिन आप लोग ने डीएनए जब पढ़ा होगा ना, तब पढ़े होंगे कि प्यूरिन पिरामिडिन की दो विधि होती है, जो नाइट्रोजनिक क्षारक कतारनुमा संरचना में होते हैं, है कि नहीं? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डीएनए संश्लेषण को कहते हैं। आप बताइए आप कि डीएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को अगर देखते ही आंसर बन रहा है और आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हो तो। देखिए क्या कहेंगे? रूपांतरण कहेंगे, या फिर अनुलेखन कहेंगे, या परिक्रमण कहेंगे, या फिर स्वप्रतिकरण। प्रतिकरण को क्या कहा जाता है? सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। खुद में होने वाला रेप्लिकेशन, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? डीएनए का जहां भी संश्लेषण होगा तो वो क्या करेगा? सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब कि अपने समान गुणसूत्र को तैयार करेगा बना करके। तो ये क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन, जो खुद में कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की आवश्यकता नहीं हो रही है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे कि अनुलेखन विधि क्या होती है? मैं अब अनुलेखन बता देते हैं। जब क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है या अनुलेखन की विधि होती है, तो क्या होगा? अनुलेखन में जो डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस, एमआरएनए बनने की प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। हिंदी में अनुलेखन। अनुलेखन की विधि होती है। कब होगा? डीएनए किसके रूप में बदलेगा? कहां तक के मैसेज छोड़ेगा? एमआरएनए तक के। तो अब क्या होगा? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। जब यहाँ प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या होंगे? एमआरएनए से प्रोटीन बना तो क्या हुआ? अनुवादन किया। और अनुवादन को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या होगा? अनुवादन। अनुवादन अनुवादन कहेंगे। ये क्या होगा? ट्रांसलेशन। और ये होगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। कैसा हुआ कि डीएनए से क्या बना? एमआरएनए बना। मैसेज कहां तक के चले गए? एमआरएनए तक। और ये क्या करता है? अपनी भाषा को काय में बदलता है? प्रोटीन भाषा में बदलता है। जब आप कोडान पढ़ोगे ना, तो कोडान में ये सब चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये क्या होगा? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ या प्रोटीन में बदला, तो वो क्या कहलाएगा? अनुवादन कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो देखिए आप लोगों को क्या पता चला गया? अनुलेखन की विधि। अनुलेखन की आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना, ये वाली प्रोसेस को, कि डीएनए से क्या होगा? एमआरएनए बनना, तो अनुलेखन कहलाएगा। अब देख लीजिए क्या होगा? रोटेशन। रोटेशन को मतलब क्या होगा? रोटेशन यानी परिक्रमण। जब हम किसी भी चीज का या किसी भी जीव की लाइफ साइकिल का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या होगा? एक रोटेशन के थ्रू चलता है, क्लॉकवाइज चलेगी पूरी प्रोसेस, और जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं जाकर के खत्म हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण, या फिर क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। अब क्या होगा? स्वप्रेरण अभी बताई मैंने कि क्या होता है? ये रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन कैसा करेगा? और रेप्लिकेशन कौन करता है? डीएनए करेगा। चाहे स्व रेप्लिकेशन करे, यानी कि क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेशन करे, या फिर जितना भी प्रकार का रेप्लिकेशन होता है, उतने भी प्रकार के रेप्लिकेशन कौन करेगा? डीएनए करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सीट पे। देखिए स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है कि संकरण करने वाले जंतु निम्न एक में से ही होंगे। बताइए ऑर्डर होंगे या जीनस होंगे, और क्या स्पीसीज होंगे या फाइलम होंगे। देखिए ऑर्डर को कहा जाता है गण। यहाँ हिंदी से नहीं लिखा है, लिख दे रही हूँ। चलिए दूसरे पेन चेंज कर देते हैं हम, ये वाले पेन। देखिए गण। और जीनस को क्या कहा जाता है? वंश। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर।
अब स्पीसीज यानी होती है क्या, जाति, है ना, ये जाति। और क्या होगा हमारे पास है फाइलम यानी होता है जगत। अब इसका आंसर कीजिए, संकरण करने वाले जंतु क्या कहलाएंगे? कौन संकरण कर सकता है? क्या वंश संकरण करेगा, या गण करेगा, या फिर जाति करेगी, या जगत करेगा? देखिए हम बता देते हैं आपको कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर स्पीसीज होगा। इसका मतलब होता है क्या, जाति। जाति ही संकरण करती है। संकरण की प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी संकरण में, नहीं तो फिर वो बताने में क्या होगा कि क्वेश्चन हम कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए देखिए जाति क्या होगी ये। अब तो बताओ कि वंश और जाति आप लोग ने पढ़ा होगा क्या, वंश और जाति। वंश और जाति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? कैरोलस लीनियस। बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे और बहुत महान भी वैज्ञानिक थे। आप लोगों ने कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा। कैरोलस लीनियस जी ने क्या किया, वंश और जाति के बारे में बताया। बोला कि सबसे पहले क्या होता है, वंश आता है, वंश को लिखा जाता है, और दूसरी चीज किसको लिखा जाएंगे हम दूसरी बात में, जाति को। जैसे कि एक नाम दे दिया उनने क्या, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो उन्होंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। किसको, होमो को। होमो क्या बताया, होमो यानी बताया उन्होंने वंश, कि होमो क्या है, मनुष्य का वंश है, और प्लस सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस को बताया कि ये क्या होती है, मनुष्य की जाति होती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्या कि सेपियंस यानी कि जाति, और क्या कि होमो सेपियंस किसका नाम होता है, मनुष्य का नाम होता है। तो दो भागों में बांटा। किसने बांटा ये चीज, ये बातें बताई थी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस जी ने क्या बताया कि वंश और जाति होती है कि हम किसी भी जीव को दो भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं तो आसान होता है पढ़ने में। और नामकरण की विधि भी, नामकरण की विधि भी सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो क्या होगा, काय में बांट दिया, वंश और जाति में। जब हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं, कोई भी जाति का या कोई भी वंश का या भी कोई भी जीवों का जब वर्गीकरण करते हैं तो पूरी प्रोसेस लिखी जाती है। कहाँ से लिखोगे आप पूरा ये यहाँ से लिखोगे, है ना, ये वहां पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए इतना याद रखिए कि वंश और जाति के बारे में किसने बताया था, कैरोलस लीनियस जी ने बताया था। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से रोग को रॉयल बीमारी भी कहा जाता है? रॉयल में बीमारी मतलब कि शाही बीमारी, ये होती है क्या, शाही बीमारी। अभी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना, तो बताया आप लोगों की कि रॉयल बीमारी क्या होती है। क्या आएगा, रक्तता, या फिर हैजा यानी कि एनीमिया, या फिर क्या होगा हैजा, या फिर क्षय रोग, या फिर हीमोफीलिया। बताइए इसका आंसर कीजिए जरा, क्या होगा इसका आंसर? होगा क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही क्या कहा जाता है, शाही बीमारी कहा जाता है। क्योंकि क्या हुआ था सबसे पहले, कहाँ हुआ था ये बीमारी, कहाँ हुई थी, महारानी विक्टोरिया में हुई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शाही बीमारी। और एक ऐसी बीमारी है, अभी बताया था कैसी बीमारी है, कि जब क्या होगा किसी भी मनुष्य को चोट लग जाती है और उनका खून या रक्त लगातार बहते रहता है, थक्का नहीं जमता, तो वो क्या होती है, वो बीमारी होती है क्या, हीमोफीलिया की। देखो ये बहुत खतरनाक और भयंकर बीमारी है। इससे क्या होता है, मनुष्य की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, खून लगातार बहते जाएगा, तो मनुष्य की बीमारी स्वाभाविक है कि होना तय है। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, हीमोफीलिया। अब आप लोग पहचानते होगा हैजा को, बहुत पढ़ा होगा हैजा। अभी तो हैजा का प्रकोप बहुत कम हो गया है। पहले क्या होता था कि हैजा का प्रकोप मतलब कि बहुत होता था, कोई ना कोई साल में हैजा आ जाएगा, हैजा से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी, पर अभी थोड़ा कम हो गया है। देखो हैजा क्या है, हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। ये किससे होता है, ये होता है पानी से। दूषित पानी पी लिए या दूषित भोजन कर लिए तो उसे क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। और हैजा याद रखिए कि हैजा कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। आप लोगों ने बहुत सारे रोगों को पढ़ा होगा, कैसे कैसे रोगों को पढ़ा होगा। एक होता है जीवाणु जनित,
फिर विषाणु जनित प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और फिर क्या होगा, हेलमिंथिस से होने वाले रोग। हेलमिंथिस से वो भी होने वाले रोग होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो एनीमिया, फिर होता है हमारा क्षय रोग। क्षय को क्या कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है ना। टीबी बीमारी भी क्या होती है, जीवाणु से होने वाली बीमारी होती है। देखो रोगों से पढ़ करके आप पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू लगाइए, रोगों से पढ़ करके जाइए, पूरी थ्योरी पढ़ के जाइए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या कि कोई भी एक रोग पूछ लेगा, चाहे वो हीमोफीलिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी भयंकर बीमारी एड्स हो सकती है कि नहीं। तो आप यहाँ से भी पढ़ के जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्या है कि डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। बताइए जरा किसके कारण होगा डाउन सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये सब चैप्टर कहाँ के हैं, जेनेटिक्स के हैं, है ना। आप लोग ने पढ़ा होगा सिंड्रोम से। चलिए देखिए, डाउन सिंड्रोम के निम्न कारण है, क्या होगा, 21वां गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। शायद आप लोग पहचानते होंगे डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, बताइए। इसकी खोज किसने किया था डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी या ऑटोसोम क्या होता है, 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां नंबर का। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। किसमें होगी, मनुष्य में। देखो सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, जरूरी नहीं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, इसका मतलब सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या 46 हो। देखो अलग अलग होती है, ये तो याद रख लीजिए आप। क्या होगा, यहाँ लिख भी देती हूँ, मनुष्य, मनुष्य में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, 46 होगी। तो जैसे ही 46 गुणसूत्र हुआ, तो हमने क्या किया, उसको काउंट कर लिया। काउंट क्या किया कि 1 2 3 करके ऐसे हमने क्या 46 तक के गिन लिए। तो जहां हमारा 21वां नंबर का गुणसूत्र आता है, कहाँ, यहाँ पे, तो ये प्रभावी क्या होगा, 21वां नंबर का गुणसूत्र होगा, इसमें गड़बड़ी आ जाएगी, जिसके कारण क्या देखने को मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। किसके कारण, ट्राइसोमी क्या होगा, 21वां नंबर का गुणसूत्र। अब देखो जो भी व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, तो वो क्या होंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो उनके क्या होती, ललाट होती है, ये थोड़े चौड़े, ललाट का मतलब होता है चेहरा, गाल, गाल कैसे होंगे, थोड़े चौड़े हो जाएंगे। ये माथे की भवे, भवे का डिस्टेंस कैसा होगा, दूर दूर हो जाएगी। अभी क्या है, हमारा नॉर्मल है, तो इस वजह से क्या है, डिस्टेंस भी नॉर्मल है। अगर जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, तो इनकी भवे, यहाँ का क्या होता है, भाग चौड़ा हो जाता है, नाक भी मोटी हो जाती है, नाक भी चौड़ी हो जाती है। आंखों की संख्या, आंखों का जो भाग रहता है, डिस्टेंस होता है, तो आंखों की डिस्टेंस भी बहुत लंबी हो जाती है, आंखें थोड़ी इधर तक के चले जाती है। और क्या होगा कि जीभ हमेशा ओठ पे लगी रहती है, और ओठ मोटे हो जाते हैं, जीभ भी मोटे हो जाते हैं। मन बुद्धि के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। ये सब क्या होते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों के लक्षण है। तो इतने लक्षण अगर जिसमें देखने को मिलते हैं ऐसे व्यक्तियों में, वो क्या होंगे कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। इसमें ट्राइसोमी कितना होता है, ट्राइसोमी गुणसूत्र होता है 21वां नंबर का। बिल्कुल इसका क्लियर कीजिए। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया, लेकिन सिंड्रोम तो बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे मतलब कि कौन कौन से पढ़े होंगे आप लोग ने, एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा होगा, एक टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा पटाउ सिंड्रोम, और एक होगा एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये सब हम क्या पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, उसमें हम बताएंगे क्या कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पूरे सिंड्रोम के बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए गुणसूत्र क्या होंगे, 18वें गुणसूत्र के ऊपर ट्राइसोमी होगा, या फिर 16वां, या फिर 13वां। तो ये गुणसूत्र के ऊपर यहाँ ना 13 में होगा, ना ही 18 में होगा, और ना ही 16 में होगा। कौन से गुणसूत्र में गड़बड़ी आती है, तो ये आती है क्या, 21वीं ट्राइसोमी होता है, या ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, 21वें नंबर की। 21वें नंबर के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन जी ने किए थे। अक्सर सिंड्रोम से जैसे भी क्वेश्चन या खोज वोज पूछता है ना, तो आप लोग सिर्फ क्या लगाइएगा, जितने भी सिंड्रोम आए थे सब वैज्ञानिकों ने अपने नाम पे सिंड्रोमों का नाम रखा था, है क्या नहीं। तो लैंगडन डाउन जी ने क्या किया था, डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य या फिर लगभग मध्य, लगभग मध्य का मतलब होता है बीचों बीच में, है ना।
इसका मतलब समझा दे रही हूँ, क्या होगा बीचों बीच में। नहीं तो आप लोग यही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो मध्य लिखा है मैम और यहाँ पे लिखा है मध्य, दोनों मध्य मध्य लिखे हैं तो इनका मतलब क्या होगा, या फिर आप इसके चक्कर में क्या होगा आंसर गलत दे दोगे। इसलिए बता दे मध्य या लगभग मध्य, इसका मतलब होगा बीचों बीच में, है ना, बीचों बीच में। बीचों बीच में किसकी स्थिति होगी, सेंट्रोमियर की स्थिति होगी। तो क्या होगा बताइए, एक्रोसोम होगा या मेटासेंट्रिक होगा या फिर सब मेटासेंट्रिक या फिर क्या होंगे हमारे पास में एसेंट्रिक। बताइए आंसर कीजिए जरा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास में सेंट्रोमियर, और ये सेंट्रोमियर कहाँ है, गुणसूत्र, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो गुणसूत्र के कहाँ होगा कि सेंट्रोमियर ऐसे बीचों बीच में होंगे, इनकी जो आर्म्स होगी, भुजाएं होगी, ऐसी बराबर होगी, ऐसी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। और मेटासेंट्रिक में क्या होता है बताइए, ये क्या होगा, क्या सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं आर्म्स यानी कि भुजा, है क्या नहीं, आर्म्स या भुजा। तो इसमें क्या होगा, मेटासेंट्रिक में उल्टे वी आकार की भुजा दिखती है, जैसे कि आप लोग को देखने को मिला होगा, कैसा दिखने को मिला होगा, ऐसा, ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, ऐसा, ये क्या है, उल्टे वी आकार की भुजा, जहां उल्टा वी दिख रहा है, उल्टे वी आकार की भुजा या संरचना, जहां उल्टे वी आकार की भुजा होगी वो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। तो इसमें सेंट्रोमियम कहाँ है, बीचों बीच में, दोनों भुजाओं के बराबर है। अब आप बोलोगे कि मैम सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, तो सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, थोड़े से मध्य में होगी, अभी बीचों बीच में है ना, थोड़े से हट करके मध्य में होती है, मतलब कि इसमें क्या होगी, एक भुजा किसकी होगी, गुणसूत्र की छोटी और एक भुजा लंबी होगी, यानी कि आप लोगों को, अच्छा मैंने बराबर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हम फिर से बना देते हैं। क्या होगा, सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मध्य में होगा, और एक भुजा क्या होगी, ये छोटी होगी, और दूसरी भुजा भी कैसी होती है, लंबी होती है हल्की सी। तो ये क्या होंगे, सब मेटासेंट्रिक। ये क्या होते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी है, मध्य में है, और ये आर्म्स है ना, भुजा, तो ये आर्म्स और क्या हो गया, सेंट्रोमियर, तो इसको क्या कहा जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। इसकी आकृति कैसी है, एल के समान आकृति है, आप लोग ने देखा होगा ऐसे एल, ये इस टाइप की आकृति दिख रही होगी, तो ये क्या कहलाएगा, एल के आकार की आकृति, या फिर उल्टा जे के आकार की आकृति, उल्टे जे के आकार की भी दिखाई दे रही होगी आपको ऐसी। तो जहां उल्टे जे के आकार की आकृति और एल की आकृति दिखाई दे, तो ऐसे क्या कहलाएंगे गुणसूत्र, ये कहलाते हैं क्या, सब मेटासेंट्रिक। अब आप बोलोगे कि मैम एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, आपने तो बता दिया मेटासेंट्रिक के बारे में, सब मेटासेंट्रिक के बारे में, अब आप ये भी बता दीजिए कि एक्रोसेंट्रिक क्या होता है। तो बता दे, एक्रोसेंट्रिक क्या होंगे कि एक्रोसेंट्रिक में गुणसूत्र कैसे होते हैं, छोर की ओर होते हैं, छोर की ओर मतलब कि लगभग ऊपर की ओर, और छोटी सी भुजा ऊपर में आर्म्स की ऐसी निकली रहेगी, और एक लंबी बड़ी भुजा होगी, ये लंबी बड़ी भुजा, ये किसकी, गुणसूत्र की। तो ये क्या होंगे हमारे पास में, ये एक्रोसेंट्रिक होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा, इसमें गुणसूत्र कैसे, सॉरी सेंट्रोमियर कहाँ होते हैं, आर्म्स में छोर की ओर होते हैं, ऊपर किनारे की ओर होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे चीजों के बारे में बता दिया, क्या सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और एक होता है टीलोसेंट्रिक, है ना, टीलोसेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक में भी भुजाएं बराबर इसमें पाई जाती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पता हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या रहा कि नर में 2 एक्स गुणसूत्रों के पाए जाने वाले सिंड्रोम कहलाता है। बताइए जरा क्या कहलाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है सिंड्रोम से, आप लोगों को तो ऐसे ही देखते ही बन रहा होगा, अगर नहीं बन रहा है तो बेटा अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना, पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा, या फिर टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाएगा, या फिर अल्जाइमर्स कहलाएगा। बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको
ये वाला टॉपिक जो पीवाईक्यू चल रहा है यूट्यूब पे, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग पीवाईक्यू लेकर के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप लोग इनको बिल्कुल देखिए, एग्जाम देने जाने के पहले इनको देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे एग्जाम में। चलिए आइए, क्या पूछा गया है कि नर में 2 एक्स गुणसूत्र के पाए जाने में कौन सा सिंड्रोम कहलाता है। जब नर में 2 एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तो क्या हो जाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसकी खोज किसने की थी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, एक हैरी एच क्लाइनफिल्टर। किसने की थी, हैरी एच क्लाइनफिल्टर। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले सिंड्रोम आया था, डाउन सिंड्रोम, वहां भी बताया था कि जहां भी सिंड्रोम होगा तो वैज्ञानिक के नाम पर ही सिंड्रोम का नाम रखा होगा। अगर नहीं पढ़े हो, पेपर में अचानक आपको ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है खोजों के बारे में, तो आप लोग केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की खोज किसने की है, हैरी एफ क्लाइनफिल्टर ने की है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि नर में 2 गुणसूत्र। अब देखो नर में 2 गुणसूत्र क्या होंगे, हमारे पास में एक क्या है, मेल है यानी कि नर है। इसमें क्या होगा, और आपको पता है नर गुणसूत्र कैसे होता होगा, नर गुणसूत्र को हम कहते हैं एक्स वाई, ये क्या होगा, मेल गुणसूत्र होता है, मेल क्रोमोसोम होता है। अब इसमें क्या होगा, एक्स की संख्या बढ़ जाएगी, कितने एक्स की बढ़ेगी, 2 एक्स की संख्या बढ़ जाएगी। 2 एक्स की मतलब की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना, 3 हो गए, और एक कौन सा हो गया, वाई हो गया। तो अब बताइए, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो लड़ाई में जीत जाता है, ये आपको पता होगा कि लड़ाई में क्या होगा कि जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, और क्या होगा कि x का प्रभाव आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जब x का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है तो नर में कैसे मादा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जहां भी जिस भी नर में कैसा होगा, या मेल में फीमेल जैसे लक्षण दिखाई दे, तो आप लोग समझ जाइएगा वहां क्या है, वहां है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसकी खोज किसने की थी, हैरी एच क्लाइनफिल्टर ने की थी। अब इसमें कैसा होगा, जब गुणसूत्र बढ़ गया, तो हमने बोला मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अब 46 गुणसूत्र में भी क्या होगा कि इसमें तो 2 गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, 2 गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये देखिए 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब क्या हुआ, एक गुणसूत्र यहाँ पे बढ़ गया। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, देखिए 44, 45, 46 और 47 दिखाई दे रहा है। एक एक गुणसूत्र को हम लोग काउंट कर रहे हैं, कैसे, इसको तो हमने टोटल मान लिया कितना, 44, ये हो गया 45, ये हो गया 46 और ये हो गया क्या, 47। तो टोटल 47 संख्या हो जाएगी किसकी, गुणसूत्र की। जबकि नॉर्मल मनुष्य में क्या होगा कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अब इसमें क्या होगा, एक गुणसूत्रों की बढ़ोतरी हो गई। जब एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है तो फीमेल के लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं, मेल में दिखते हैं। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि क्या, कि नर में 2 गुणसूत्रों की संख्या पाया जाता है, तो कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। अब देखो आप बोलोगे क्या कि मैम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम अगर जिसको है तो उसमें कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो उनकी टांगे बहुत ऊंची हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और फिर क्या होंगे, हाइटेड होंगे मनुष्य, और बुद्धि तो सामान्य रहेगी, सामान्य व्यक्ति जैसे ही इनकी बुद्धि होती है, कम बुद्धि के व्यक्ति नहीं होते हैं, सामान्य बुद्धि रहेगी। लेकिन क्या होगा कि इनके सीने पे उभार आ जाता है, फीमेल जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं पूरे। आवाज तो भारी रहेगी पर हरकतें कैसी होगी, थोड़ी थोड़ी फीमेल जैसे हो जाती है। तो ये होता है क्या, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे ऐसे भी व्यक्तियों को, रहते हैं बहुत। फिर उसके बाद में आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी, थोड़ी देर पहले बताया। ये किसमें क्या होता है भैया, ये भी गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी। फिर आता है हमारे पास में क्या, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, और ये टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखने को मिलेगा। एक गुणसूत्र कम कैसे हो जाएगा, देखिए गुणसूत्र की टोटल संख्या, याद रखना जब भी हमारे पास सिंड्रोम से क्वेश्चन आएगा तो गुणसूत्र की संख्या आप लोग याद रखिए कि टोटल 46 गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 46 गुणसूत्र है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 44 प्लस एक्स 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 का मतलब होता है गुणसूत्र नहीं है। तो यहाँ काउंट क्या होगा, बराबर में इक्वल में क्या होगा, 44 और 1 45, तो क्या हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यानी कि गुणसूत्र जहां 46 होना था
वहां एक कम हो गया और क्या हो गया 45 हो गया, इसी को क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये टर्नर सिंड्रोम जिसको होता है उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, तो देखिए लक्षण क्या क्या दिखेंगे। ये तो सबसे पहले याद रखिए ये फीमेल सिंड्रोम है, अधिकतर महिलाओं में होते हैं टर्नर सिंड्रोम। कैसे होंगे, महिलाएं बाध्य हो जाती है, महिलाएं बाज हो जाती है। इसमें क्या होते हैं कि महिलाएं बाज हो जाती है, इनका गर्भाशय कैसा होगा, गर्भाशय वक्ष में उभार हो जाता है, और क्या होगा इनकी बुद्धि भी थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, कि अगर जिसको भी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो सामान्य बुद्धि के रहते हैं, मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति के जैसे रहेंगे। लेकिन इसमें जब टर्नर सिंड्रोम में होगा तो एक तो महिला बाध्य होगी, और बाध्य होने के साथ साथ क्या होती है कि कम बुद्धि की होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम अल्जाइमर की। अल्जाइमर भी क्या होते हैं कि ये भी एक जेनेटिक डिसीज होती है ना, ये भी आनुवंशिक डिसीज होती है। तो ये तो अलग सा ही रोग हो गया। हम तो बात कर रहे थे किसकी, सिंड्रोम की बात कर रहे थे। तो सिंड्रोम में आप लोग ने भी देखा होगा क्या, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और अल्जाइमर एक अलग सा रोग है ना, ये भी आनुवंशिक से संबंधित है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब सूत्र युग्मन अर्थात सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका होता है, तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच गई है उसे कहते हैं या क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे। जाइगोट की पॉलीटीन या डिप्लोटीन अवस्था, या पेकेटीन अवस्था, या डिप्लोटीन अवस्था, या फिर होगा डाइकाइनेसिस अवस्था, बताइए क्या कहेंगे। चलिए मैं हट जाती हूँ, आप लोग आंसर कीजिए जरा। बहुत अच्छा आंसर, ये कोशिका विभाजन से आंसर है ना। आप लोग कोशिका विभाजन शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, जाइगोटीन, पेकेटीन अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन, है ना, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पेकेटीन अवस्था। पेकेटीन अवस्था में ही क्या होता है कि जो सूत्र युग्मन होता है और सिनेप्सिस पेकेटीन अवस्था में देखी जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम पेकेटीन अवस्था कब होती है, तो पेकेटीन अवस्था होगी, पेकेटीन अवस्था में क्या जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये देखे जाते हैं सबसे पहले। अब ये अवस्था कैसे होगी, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में होती है। आप लोगों ने अर्धसूत्री समसूत्री पढ़ा होगा। जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जब हम विभाजन देखते हैं तो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये चार अवस्था आप लोगों को देखने को मिलती है। जिसमें से क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था होती है चार, एक होता है लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पेकेटीन, जाइगोटीन, और एक कौन सी होगी हमारे पास में, लेप्टोटीन, है ना। तो ये जो पेकेटीन अवस्था में होता है सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। सिनेप्टिमल या सिनेप्सिस से ही मिलकर के बना हुआ है क्या, सिनेप्टिमल। अब आप बोलोगे कि मैम ये सिनेप्सिस क्या होता है, तो बता दें, देखिए इधर क्या होगा, सिनेप्सिस देखिए सिनेप्सिस क्या होगा, आप लोग ने गुणसूत्र पढ़ा होगा। गुणसूत्र कैसे होंगे, एक से एक्स और एक से वाई। एक से एक्स क्या होंगे, फीमेल गुणसूत्र होता है, और एक से वाई कैसा होता है, मेल गुणसूत्र होता है। जब एक्स यानी कि एक इसको मान लीजिए माता, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, पिता, है ना, माता पिता, इन दोनों के लक्षण, ये गुणसूत्र दोनों के लक्षण यहाँ हो जाएंगे, आ जाएंगे, आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे, एक से एक्स और एक से वाई, दोनों गुणसूत्र जब आपस में मिल जाते हैं, सिनेप्सिस बना लेते हैं, आपस में संबंध बना लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है, या समजातीय गुणसूत्र कहा जाता है। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, समजातीय गुणसूत्र। तो समजातीय गुणसूत्र जहां बन रहा है वहां पे क्या हो रहा है, सिनेप्सिस हो रहा है। और ये सिनेप्सिस कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है, ये सिनेप्सिस आप लोगों को देखने मिलेगी पेकेटीन अवस्था। और ये पेकेटीन अवस्था कहाँ हो रही है, प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की अवस्था, वहां पे सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। अब देखिए सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो दिखाई देंगे, इसी के साथ साथ जो आपने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर, किसका होता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय विधि पढ़े होंगे, जीन का होता है क्रॉसिंग ओवर। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होगा कि जीन का विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर पेकेटीन अवस्था में ही देखा जाता है। किसके साथ, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के साथ पेकेटीन अवस्था में क्या दिखाई देते हैं, जीन दिखाई देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, सिनेप्सिस हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स किसका बनाया है, सिनेप्टिमल, और कौन सी अवस्था में, पेकेटीन अवस्था में। तो क्या बना लिया, सिनेप्टिमल।
कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। कहाँ निर्माण हुआ इस सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का? ये निर्माण हुआ किसमें? पेकेटीन अवस्था में। तो चलिए आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या? पेकेटीन अवस्था। अब हम बात करते हैं क्या? डिप्लोटीन की, फिर बात करेंगे हम जाइगोटीन की, है ना। तो अब आप बोलोगे हमको तो पेकेटीन अवस्था के बारे में बता दिया मैम, अब डिप्लोटीन अवस्था क्या होता है? डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र थोड़ा सा विभाजित होता है ना। डिप्लोटीन में क्या होगा? समजात गुणसूत्र कैसे होंगे? विभाजित होंगे। और इसमें क्या होगा? गुणसूत्र क्या होंगे? युग्मन बनाएगा, यानी कि युग्मित होगा, और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के रूप में। हल्का सा सिनेप्टिमल तो हमको कहाँ देखने को मिलता है? डिप्लोटीन अवस्था में ही देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? आपको ये पेकेटीन अवस्था में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो क्या होगा? गुणसूत्र कहाँ विभाजित हुआ? डिप्लोटीन अवस्था में गुणसूत्र क्या होता है? विभाजित हो जाता है। उसके बाद में आप बोलोगे कि जाइगोटीन क्या होता है? तो जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की दूसरी अवस्था में जाइगोटीन अवस्था को देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि समजात गुणसूत्र, अब इसमें सबसे पहले स्पष्ट रूप से सिनेप्सिस होता है। कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन अवस्था में। और ये जाइगोटीन अवस्था कहाँ हो रही है? प्रोफेज फर्स्ट की। और प्रोफेज अवस्था कहाँ की है? देखो सभी धीरे धीरे मैं स्टेज पार कर रही हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप क्या करोगे कि अर्धसूत्री विभाजन, हम सभी प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसमें क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट अवस्था ही, 4 अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज, जिसमें से प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज थर्ड, ये भी अवस्था चलते रहती है। तो प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज सेकेंड अवस्था में सिनेप्सिस होता है, पूर्ण रूप से सिनेप्सिस होता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ये अवस्था जाइगोटीन अवस्था कहलाती है। अच्छे तरीके से शायद समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। देखिए आइए यहाँ क्या बता रही हूँ मैं? जाइगोटीन अवस्था बता रही हूँ। जाइगोटीन अवस्था कैसी होगी? प्रोफेज फर्स्ट की, सॉरी प्रोफेज सेकेंड की होगी। प्रोफेज सेकेंड अवस्था किसकी होती है? जाइगोटीन अवस्था होती है। और जाइगोटीन अवस्था प्रोफेज फर्स्ट में, सॉरी सेकेंड में क्या होगा? सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस, है ना। सिनेप्सिस होता है, पूर्ण रूप से सिनेप्सिस होगा। अभी जैसे कि यहाँ पे बताई थी, सिनेप्सिस में क्या हो रहा है? माता के लक्षण और पिता के लक्षण, यानी कि दोनों आकर के गुणसूत्र क्या होंगे? मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिसको समझातीय गुणसूत्र भी कहेंगे। तो ये सिनेप्सिस कहाँ हो रहा है? जाइगोटीन अवस्था में हो रहा है। किसमें हो रहा है? जाइगोटीन अवस्था में हो रहा है ना। तो ये सब याद रखिएगा, पूरा टोटल कोशिका विभाजन पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े अंदर से पूछे जाते हैं। चाहे शायद आप लोग ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। और एनसीईआरटी के शब्द को भी पकड़िए आप, और शब्द को भी समझ के पढ़ के जाइए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद रिपीट भी हो सकता है ना। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? जाइगोटीन अवस्था पढ़ लिया, पेकेटीन पढ़ लिया, डिप्लोटीन पढ़ लिया, और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अलग चीज होती है, कोशिका विभाजन से शायद संबंध नहीं। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या रहा कि प्राणियों में ऐच्छिक लक्षण प्राप्त करने हेतु डीएनए तकनीक को कहते हैं। जब प्राणी मतलब कि जंतु, कोई भी जंतु हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, कोई भी जंतु। तो कोई भी जंतु यानी कि प्राणियों में क्या होगा? डीएनए तकनीक को कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवाणु तकनीक, या क्लोनिंग तकनीक, या जिंगबेंग, या फिर डीएनए पुनर्योजन तकनीक। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको देखते ही ऐसा ही बन जाएगा। चलिए आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक। डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होगी? जब प्राणियों में ऐच्छिक लक्षण देखने को मिलेंगे, तो लक्षण कैसे होंगे हमारे पास में? डीएनए पुनर्योजन तकनीक, है ना। आप लोगों ने डीएनए पुनर्योजन तकनीक पढ़े होंगे, क्योंकि क्या पढ़े होंगे कि कोई भी जीव में डीएनए खंडों में हेराफेरी हो जाती है, और वही हेराफेरी वाले खंड क्या होंगे? अगले जीव में देखने को मिलते हैं। क्या हुआ? कोई भी खंड में क्या हुई? हेराफेरी हो गई। कैसे खंड? डीएनए के खंडों में हेराफेरी हुई, और वही खंड को बाहर निकाल दिया जाता है, अलग से देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? डीएनए पुनर्योजन। एक जीन से, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम क्या, एक जीव से डीएनए को लेकर के दूसरे जीव के डीएनए में संकरण करा देते हैं। क्या बोली मैंने कि एक जीव के डीएनए,
ये हो गया हमारे पास में डीएनए। कौन सा डीएनए? कोई भी एक जीव ले लो या एक प्राणी ले लो। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं हम क्या? दूसरे डीएनए। दूसरा डीएनए मतलब कि दूसरा प्राणी, यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 से दर्शा रही हूँ। तो क्या होगा? डीएनए फर्स्ट, डीएनए सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्राणी यानी कि फर्स्ट जंतु या जीव, और ये होगा सेकंड। यहाँ का डीएनए हमने एक निकाल करके कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ के डीएनए, सॉरी यहाँ का भी डीएनए अपन यहाँ निकालेंगे और यहाँ क्या होगी? ये शरीर के बाहर प्रोसेस होती है, संकरण की प्रोसेस होगी। एक डीएनए को, एक प्राणी के डीएनए को दूसरे प्राणी के डीएनए से मैच किया, वो भी कहाँ? शरीर के बाहर। और जो हमारे पास में नया डीएनए देखने को मिल गया, तो ये नया डीएनए को ही क्या कहा जाता है? डीएनए पुनर्योजन तकनीक। समझ में आया? आ ही गया होगा, ऐसी उम्मीद है मेरी। बिल्कुल बहुत सरल है। क्या होगा? ये नया डीएनए बन गया, है कि नहीं? क्या बन गया? ये नया डीएनए कहाँ हुआ? इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाएगा? डीएनए। तो ये डीएनए कैसा हो गया? एक नया प्रकार का। और इस नए डीएनए को ही क्या कहा जाता है? ये होता है हमारे पास में पुनर्योजन। किसी भी चीज की डीएनए को तकनीक जानती। अब देखो, आप बोलोगे जीवाणु तकनीक क्या है? ये कोई तकनीक होती नहीं है। अगर हम मान के चलो, हम बोल भी देंगे कि जीवाणु तकनीक क्या है, तो हम क्या कहेंगे? जीवाणु को परीक्षण क्या कहेंगे? जीवाणु। अब जीन क्लोनिंग आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा क्या? जीन क्लोनिंग को बताइए जरा, जीन क्लोनिंग क्या होती है? देखिए, ये कैसी होती है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं? जीव निकाले गए डीएनए में से किसी भी खास जीन का पता लगाया जाता है। किसी खास जीन का मतलब कि किसी, हमने बोल दिया क्या है? एक हमारे पास में ये जीन है और वो भी कैसा है? डीएनए प्रकार का जीन। जीन को ले लिए हमने और निकाल दिए बाहर, और इसमें कितने जीन है, इनके खास जीन का हमने क्या किया? पता लगाया और उसके बारे में स्पेशल कुछ चीज अपने को जानने को मिल गई, तो उसको क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग कहेंगे। चीजें समझ में आई? आ भी गई होगी शायद। चलिए आगे, ये क्या होगा कि कोई खास इनके विशिष्ट प्रकार के, विशेष प्रकार के जीन अपने पास में देखने को मिल गए। विशेष जीन, जहां विशेष जीन देखने को मिल जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीन क्लोनिंग कहा जाता है। जीन क्लोनिंग है क्या नहीं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। आप देखो जीन बैंक, बिल्कुल समझते होंगे आप जीन बैंक क्या है? जहां जीन को इकट्ठे या एकत्रित करके रखा जाता है, यानी कि जीन का भंडारण किया जाता है। एक रूम होता है जिसमें क्या होगा? जीन को एकत्रित करके या इकट्ठा करके रखेंगे या भंडारण करके रखते हैं, तो फ्यूचर के लिए भंडारण करके रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? जीन बैंक कहा जाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या रहा? ये कि मनुष्य में गुणसूत्रीय विरूपताओं के हेतु भ्रूणीय कोशिकाओं का सीरीज द्वारा अध्ययन कहलाता है। बताइए, कैरियोटाइप, सृजननिकी, एमनियोसेंटेसिस या जीन नियंत्रण? बताइए क्या होगा आंसर? पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप लोगों को आंसर बन सकता है, यहाँ से देखते ही आंसर बनेंगे। बहुत इजी आंसर। चलिए देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सृजननिकी कहा जाता है। आप बोलोगे कि मैम इसका आंसर तो सृजननिकी है, और फिर क्या होगा कि कैरियोटाइप क्या होते हैं, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो कैरियोटाइप बता देते हैं हम क्या होते हैं। जैसे ही गुणसूत्र हुआ, कैरियोटाइप में क्या होगा? एक टेस्ट होता है, पहचान किसी भी चीज, ये गुणसूत्र की पहचान क्या होगा? हमारे पास में कैरियोटाइप कहलाएगा। टेस्ट, किसका टेस्ट? गुणसूत्र का टेस्ट। गुणसूत्र का टेस्ट ही क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस या कैरियोटाइप्स कहेंगे। कैसे गुणसूत्र का टेस्ट? जैसे कि हमने बोला कि एक ये गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये हमारे पास में मेल गुणसूत्र हो गया और एक फीमेल गुणसूत्र हो गया, और दोनों गुणसूत्र हो गए। अब हमको मालूम ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, एक से वाई है, एक से एक्स नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे? इसका परीक्षण करेंगे कि दोनों गुणसूत्र सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है क्या? इसको मैं पहला नंबर दे देती हूँ और इसको मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ। तो बताइए अब आपको कि यहाँ पे मेल गुणसूत्र कौन सा है, फीमेल गुणसूत्र कौन सा है? अब आप डिफाइन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। हाँ, तो जब आप डिफाइन कर पा रहे हो देखने के बाद कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो उसी को क्या कहा जाता है? कैरियोटाइप गुणसूत्र। हमने क्या किया? देख करके पहचान गए। कैसा किया? टेस्ट किया। किसका टेस्ट किया? गुणसूत्र का परीक्षण किया और बता दिया कि ये जो एक नंबर में लिखा है ये क्या है? एक्स से एक्स फीमेल गुणसूत्र है, और ये क्या है? वाई, एक्स वाई है, और ये कैसे है? मेल गुणसूत्र है। तो मेल और फीमेल गुणसूत्र कैसे होंगे? आपस में होते हैं। हम जब हम पहचान कर लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है,
तो उसी को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप्स कहा जाता है। अब ये एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एमनियोसेंटेसिस भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। इसमें क्या होगा, भ्रूण को रखा जाता है, भ्रूण अंदर रहता है, इसमें क्या होती है, लिंग की पहचान की जाती है कि जब पेट में भ्रूण होता है ना, एम्ब्रियो होता है, तभी इसमें क्या होगा, उसकी लिंग की पहचान कर लेंगे कि लड़का है या फिर लड़की है। तो वो टेस्ट क्या कहलाता है, वो परीक्षण एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीन नियंत्रण मतलब कि जहां जीन को अपन कंट्रोल कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, हम जीन नियंत्रण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए हमारे पास अब इतना ही क्वेश्चन था। देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आपको जुड़ना होगा क्या, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसमें क्या हो रहा है, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज का नाम हमने क्या रखा है, पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024। ये सीरीज यूट्यूब में क्या होगा कि टॉपिक टू टॉपिक चल रही है। इसके पहले हमने क्या किया है, इसके पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पीवाईक्यू कर चुके हैं, जो आप लोग को यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आइए और इस सीरीज के साथ में जुड़िए, आप लोगों का बहुत बहुत फायदा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।